भविष्य में चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी सरकार द्वारा बजट 2021 को संसद में पेश किया गया। In these trying times, our people and our industry have exhibited remarkable resilience. As institutions absorb more, we shall commit more. A king or a ruler is the one who creates and acquires wealth, protects and distributes it for common good. Tirukkural. I present the budget for the year 2021-2022. आइए जानते हैं कि क्या है इस बजट में आम आदमी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए और हर उस मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए जिस पर इस बजट का असर पड़ेगा। इस बजट की रूपरेखा से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वस्तु आपके लिए और हमारे लिए महंगी या सस्ती होने जा रही है। इसके अलावा कॉरपोरेट्स, स्टार्टअप्स और किसानों के लिए इस बजट की रूपरेखा कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। इस डिजिटल दुनिया में जहां हर चीज़ कंप्यूटर और लैपटॉप के द्वारा संचालित हो रही है, ऐसे में संसद में पेश हुआ बजट अछूता कैसे रह जाता। इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 को डिजिटल टैबलेट में पेश करा। एक आम सैलरी पर्सन के नज़रिए से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इस वर्ष कोविड-19 क्राइसिस के चलते टैक्स में राहत की उम्मीद थी, परंतु एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर साल इन रेट्स को बदलना नहीं चाहिए, वरना लोगों को इन्हें समझने और उपयोग में लाने में वक्त लगेगा और इससे ब्यूरोक्रेसी पर भी ज़्यादा दबाव पड़ेगा। 75 प्लस एज ग्रुप यानी 75 से ऊपर आयु के किसी भी व्यक्ति को खुद इनकम टैक्स फाइल नहीं करना पड़ेगा, यानी अब बैंक्स स्वयं यह टैक्स काटकर पेंशन देंगे। वो लोग जिन्हें इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में दिक्कत आती थी, उनके लिए यह राहत की खबर है। सरकार ने एक नया सेस लागू किया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जिसके पश्चात कुछ चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जैसे काबुली चने पर 30% सेस, सेब पर 35%, दालों पर 20%, छोले पर 50% तक सेस लगाया जाएगा। इसके अलावा स्पेशल फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया पर 5%, कॉटन पर 5%, क्रूड सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पर 20% एक्स्ट्रा सेस लगाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने कस्टम्स ड्यूटी में इजाफा किया है, जिसके कारण मोबाइल फ़ोन और कंपोनेंट्स पर 2.5% कस्टम ड्यूटी और ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर 15% ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसके अलावा सोलर इन्वर्टर और सोलर लैंटर्न पर 15% ड्यूटी बढ़ा दी गई है। नायलॉन प्रोडक्ट्स, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। हेल्थ केयर सेक्टर में सरकार ने 2.2 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें से 35,000 करोड़ कोविड-19 की वैक्सीन के लिए रखे गए हैं। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में 64,000 करोड़ आने वाले 6 सालों में निवेश किए जाएंगे। इस नई योजना के अंतर्गत देश में प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करा जाएगा। किसानों के लिए सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उत्पादन का 1.5 गुना MSP जारी रहेगा और आजकल चल रहे किसान आंदोलन के समय में यह एक बहुत बड़ी घोषणा है। सरकार ने वर्कर्स के लिए एक पोर्टल बनाने की घोषणा की है। स्कीम के अंतर्गत आने वाले सभी वर्कर्स, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर हों, ड्राइवर्स, बिल्डिंग वर्कर्स या माइग्रेंट वर्कर हों, सभी को हेल्थ केयर बेनिफिट्स, हाउसिंग बेनिफिट्स, फूड स्कीम, कार्ड स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। सरकार के इस कदम से करोड़ों वर्कर्स को फायदा मिलेगा और इस सेक्टर को ऑर्गेनाइज होने में मदद मिलेगी। सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर अपनी मंशा इस बजट में साफ कर दी है, जिसमें उसने सिर्फ 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर्स में प्राइवेटाइजेशन की घोषणा कर दी है। प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत सरकार के जितने भी PSU यानी
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसमें वह अपना होल्ड 50% से कम करेगी। सरकार के द्वारा इसे डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक सेल कहा जा रहा है, जिसके जरिए कई सरकारी कंपनियां जैसे BPCL, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी तमाम कंपनियों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने फैसला लिया है कि 10 करोड़ के अंतर्गत आने वाली सभी कंपनियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट फंडेड हॉस्पिटल्स और स्कूल को 5 करोड़ तक का टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया गया है। तमिलनाडु में सीवीड फार्मिंग एंड कल्टीवेशन को बढ़ावा देते हुए सरकार ने तमिलनाडु में मल्टी सीवीड पार्क बनाने की घोषणा की है। सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए 1500 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला भी लिया है।